तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में। तो आपको जो टेस्ट है जो एनालिसिस हुआ वो अपन ले लेंगे अभी कल या परसों। कल है आपकी मतलब कल टेस्ट वगैरह है कुछ नहीं ना? कल या फिर परसों दे दो फिर फ्राइडे। आज का कौन सा थर्सडे को चलेगा? ठीक है, थर्सडे को कर लेते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं वर्क के बारे में। सो एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले शुरुआत करेंगे वर्क के बारे में, फिर पावर और फिर एनर्जी के बारे में। तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनएलएम के रूल्स इसमें कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए कि इसको बेसिक से हम पढ़े पहले, फिर जाके थोड़ा एडवांस में जाएंगे। सो वर्क को क्या कहते हैं बताओ? वर्क इज व्हाट? काम। कौन सा काम? खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का काम? यस, हाँ बताओ। फोर्स अप्लाई टू डिस्प्लेस सम ऑब्जेक्ट, है ना? या फिर फोर्स अप्लाई होने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है अगर, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क। वर्क जो है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का होना मतलब क्या कि इसको सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है? इसको सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। वर्क को अगर हम डिफाइन करें तो वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? बट ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क जो हम F डॉट S ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। तो आप जानते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का हमको अगर स्केलर मिलता है तो उसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर वेक्टर मिलता है तो क्या लेना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहिए। सो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या? डॉट प्रोडक्ट किसको शो करता है बेटा बताओ? डॉट प्रोडक्ट शो करता है पैरेललनेस, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट का कहना यह है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलली अच्छा काम करते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है? ये पैरेललनेस का एक अच्छा उदाहरण है कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका कहना ये होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलली अच्छा काम करते हैं। पैरेलली का मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वही डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट की होनी चाहिए। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करें बेटा तो वर्क का क्या यूनिट हो सकता है? सर फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। और इस न्यूटन मीटर को ही हम क्या कह सकते हैं? जूल भी कह सकते हैं। डायमेंशन की अगर बात करें तो क्या होगा बताओ? डायमेंशन L2 M1 T minus 2, क्योंकि न्यूटन का क्या होता है? L1 M1 T minus 2 और मीटर का L1, तो L2 हो गया L2 M1 T minus 2। या फिर जूल का डायरेक्ट हमको याद है तो वो भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क जो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब पैरेललनेस या पैरेलली अच्छा काम करना, इसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं, समझो हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, जैसे अभी तक हम एनएलएम में करके आ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से इस डायरेक्शन में मूव होगा और समझो कि वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आके इसी सर्कल से, तो इसके सेंटर से लेकर तो इसके सेंटर तक हम जो मेजर करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम S से डिनोट करेंगे बेटा। और जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसको F से डिनोट करेंगे, ठीक है? तो हमने कितना वर्क किया ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए? सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखता हूँ तो F वेक्टर S वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? अलोंग x एक्सिस, तो I लिख सकते हैं हम इसको। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका पैरेललनेस जो है वो किससे शो कर सकते हैं हम? F S cos
थीटा। बताओ क्या ये सबको पता है? ओके, उसने यहाँ बोला कि आपने बोला? उसने बोला, ठीक है। वर्ग इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। दैट थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट? एफ एंड एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल होता है। अब हमने देखा पहली सिचुएशन की, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में सर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हुआ? 0 डिग्री। और ये पैरेललनेस शो करता है कि दोनों जो है पैरेलली अच्छा वर्क किए, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा से ज्यादा फोर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्क भी हम बोल सकते हैं। वही सेकंड सिचुएशन में अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से फोर्स लगाऊं, जैसे कि हमने एनएलएम में किया है अभी तक, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे होने के कारण जाएगा कहां पे? इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टली मूव होगा। यस, सो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन कहां पे हुई बेटा? यहाँ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में देखो आप कितना एंगल है? थीटा डिग्री, ठीक है। तो अब जो वर्क होगा वो वर्क किसकी वजह से हो रहा है? एफ फोर्स की वजह से हो रहा है, बराबर। बट बॉडी जा कहां रही है? फोर्स तो इधर लग रहा है, और बॉडी कहां मूव हो रही है? हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है। जो भी डिस्प्लेस करेगी एस डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, सो वर्क डन विल बी बेटा एफ एस कॉस थीटा। सिंपल, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे अगर बात करें तो थीटा कितना है? 0। तो 0 होने के कारण क्या हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा, बराबर है। तो आज 0 बनना तो F इंटू एस हो। यहाँ अगर देखें तो 0 नहीं है, मतलब कुछ तो भी एंगल है। तो ये एंगल 90 से ज्यादा है या 90 से कम? लेस देन 90 है ना। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अरे बराबर है। और लेस देन 90 में जब cos 0 की बात की जाती है से लेकर तो cos 90 तक, तो वैल्यूज कहां से शुरू होती है बेटा? 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? 0 तक। तो cos 0 और 90 को अगर छोड़ दे तो उसके बीच में जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा किससे छोटी होगी? बताओ। 1 से छोटी होगी, अरे बराबर है। 1 से छोटी होगी ना, क्योंकि 90 तक तो जा नहीं रहे, यहाँ पे 0 तक भी नहीं जा रहे, तो 0 और 90 के बीच में है, तो 1 से छोटी होगी। और किससे बड़ी होगी बेटा? यस, cos थीटा विल बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, बराबर। कैसे? वो तो 180 चलेगा ना, अभी तो अपन 0 और 90 के बीच की बात कर रहे हैं, लेस देन 90। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू होने के कारण जब मैं cos थीटा का 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू रखूं तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे रखूंगा। और फ्रैक्शन में होने के कारण जब fs से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क इससे कैसा आएगा? छोटा आएगा या ज्यादा आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि f और s मैंने दोनों को अगर सेम अप्लाई किया है। cos थीटा वर्क के वैल्यू को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता जितना डिस्प्लेसमेंट जब हम हॉरिजॉन्टली पैरेलली लगाते हैं। जब हम पैरेलली किसी को धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो वो जितने दूर जाएगा उतने दूर किसी पर्टिकुलर एंगल से फोर्स लगाने के बाद हॉरिजॉन्टली वो बॉडी नहीं जा सकती। इन शॉर्ट अगर बात करें कि मैंने जो फोर्स यहाँ पे लगाया, ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मैंने जो फोर्स यहाँ पे लगाया, इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकता हूं। एक ये F का ये कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड। इस F के इस कंपोनेंट को क्या कहूंगा मैं? F cos थीटा। और डाउनवर्ड कंपोनेंट को क्या कहूंगा बेटा? F sin थीटा, बराबर। तो अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो कितना फोर्स लग रहा है? F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो अभी ये जो मिला है एफ एस cos थीटा, जो नॉर्मली हमने निकाल लिया एफ एस और उन दोनों के बीच का एंगल, एफ एस और उन दोनों के बीच का एंगल, एफ एस और उन दोनों के बीच का एंगल,
वही चीज को अपन कैसे लिख सकते हैं कि F cos थीटा इंटू क्या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं ना, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो आपका क्या होगा, F cos थीटा इंटू S। अगर आपको वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा जाए तो वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा जाए तो F और S को दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे, तो ये अगर S है तो इधर एक कंपोनेंट बनेगा और इधर एक कंपोनेंट, 90 डिग्री के बीच में ये रहना चाहिए रीजन। तो ये अगर S है, इन दोनों के बीच में थीटा है, तो इधर लगने वाला कौन सा हो जाएगा, S cos थीटा, है ना। थोड़ा खिचड़ी हो गया है, लेकिन शुरुआत से अगर आप ध्यान रखें तो सब समझ में आ जाएगा। तो अब जो वर्क होगा वो क्या होगा बेटा, अब भी वही वर्क होगा, लेकिन लिखने में कैसा आएगा, F इंटू क्या, S cos थीटा, F इंटू S होगा। फाइनल आंसर विल बी Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, दैट इज वर्क डन। समझ में आया? तो सिंपल अगर हम ये भी याद रखते हैं सिचुएशंस की, मैंने जो बोली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो अलग चीज है, लेकिन फार्मूला कैसा है, बस याद रखो। सिचुएशन जब आएगी तो इसको अपन कंट्रोल कर लेंगे। बट इन शॉर्ट जब फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो लिखना क्या है, वर्क डन इज इक्वल्स टू दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का याद रहेगा। सिंपल है, कोई डाउट नहीं, पक्का कार्तिक नहीं समझा, डाउट नहीं। थर्ड सिचुएशन देखो, अब किसी भी तरीके से सिचुएशन अपन ले सकते हैं, नो डाउट। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे लेता हूं, ठीक, और इंक्लाइन प्लेन में अगर मैं एक डब्बे को रखता हूं और ये डब्बा जो है सर वो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है फोर्स, और डिस्प्लेस भी समझो इधर ही होगा, तो इस पे कुछ अलग तरीके से वर्क लगेगा क्या, देखो कि बॉडी जो है यहां से यहां तक आई, दैट विल बी द S डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अप्लाइड विल बी F, तो वर्क डन कितना होगा, वही होगा Fs cos थीटा, बराबर है ना, Fs cos थीटा। अब हो सकता है कि इसके साथ एक और फोर्स ऐड हो जाए, कौन सा, भाई इंक्लाइन के समय कौन सा फोर्स लगेगा एक्स्ट्रा का, फ्रिक्शन लग सकता है, और mg sin थीटा लग सकता है जो उसको नीचे रखते हैं। तो ये सारे फोर्सेस को भी हमको थोड़ी देर में क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है डे बाय डे। समझ, अभी तो पहले बेसिक चीजों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या ये चीज समझ में आई? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है सर, तो इसको डायरेक्शन नहीं होगी, वर्क को डायरेक्शन नहीं होगी, वो जो है डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है उस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, तो वर्क का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द फार्मूला, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। पैरेललनेस शो करता है डॉट प्रोडक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे पैरेललनेस को इंडिकेट किया कि F और S जब दोनों पैरेलली अच्छा काम करे तब वर्क सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट। वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, जूल भी कह सकते हैं इसको, आप एनर्जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। डायमेंशन N/m1t-2। पहले अगर सिचुएशन ले कि थीटा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है अगर, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बेटा पैरेलली अच्छा काम कर रहे हो आप। F.S Fs cos थीटा और थीटा की वैल्यू क्या ले ली, 0, तो फाइनल वर्क कितना आ गया, F into S। थीटा इज द एंगल बिटवीन F into S, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। यहाँ अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल था वो कितना था, थीटा। तो हमने लिख दिया सीधा सीधा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कुछ ना सोचते हुए थीटा ले लिया cos थीटा। अब यहाँ हमें लिख रहा है कि थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में या लेस देन 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 रहेगी। और जब भी ऐसा होता है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, मतलब 0.2। तो जो भी F into S का वैल्यू आएगा वो उससे मल्टीप्लाई होने के बाद कम हो जाएगा।
तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फोर्स पूरी तरीके से काम नहीं किया, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट काम किया जिसको अपन F cos थीटा है। अब समझ लो कि मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, जो बॉडी यहाँ पे रखी है, और इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, और बॉडी जो है सपोज इमेजिन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकती है, इसमें फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेस होना चाहती है इधर। अब इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलली अच्छा काम करते हैं, परपेंडिकुलरली काम ही नहीं करेंगे। फोर्स इधर लगा और बॉडी इधर जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे समय में वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस क्या 90 डिग्री। तो ऐसे समय में वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0। 180 डिग्री में अगर काम करते हैं, देखो 180 डिग्री में अगर काम करते हैं तो क्या होगा? और ऐसे में अगर कोई बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप गलत हो। ये पॉसिबल है कि अगर समझो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो गया, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, है ध्यान 180 डिग्री। सो वर्क इज इक्वल्स टू F इनटू S इनटू cos क्या 180 डिग्री। और ऐसे में जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस F इनटू S। ये पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ मैं इसको भी पॉसिबल करके दिखाता हूँ, इसको भी पॉसिबल करके दिखाता हूँ। ठीक है, थीटा 180 थीटा 90 डिग्री। सिर्फ उसके लिए वर्क को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। दैट्स कैसे? तो वो एनएलएम से ही हम सीखेंगे और ऑलरेडी हमारे पास वो नॉलेज है, राइट? यहाँ तक किसी को डाउट है? बाकी इसके बीच में कोई भी अगर एंगल आता है तो वो हम पर्टिकुलरली लिख देंगे। 30 डिग्री से लगाया तो F cos 30 डिग्री, 60 डिग्री से लगाया तो F cos 60 डिग्री, 45 से लगाया तो F cos 45, 130 लगाया, 135 लगाया, 150 लगाया, 180 जो भी है 270, जैसे भी अपने को लगाना है। 270 तो नहीं रहेगा, 180 के बीच में फिर वो नीचे से मेजर करेंगे। बस अब पहली सिचुएशन तो आप जानते हैं, अगर मैं बता दूं आपको एग्जांपल से, एक ही एग्जांपल से तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे हमने लिया एक बॉडी और सर ये बॉडी है 10 केजी का। कितने केजी का? 10 केजी। और इस बॉडी पे है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.1 और इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया इधर 25 न्यूटन। 25 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड। एक बार चेक कर लेते हैं मुझे होगा क्या बराबर? ठीक है, हो जाएगा। 25 न्यूटन मैंने इधर फोर्स लगाया और उस 25 न्यूटन की वजह से बॉडी जो है वो क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि डिस्प्लेस हो गई एंड दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी सपोज डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं 10 मीटर या फिर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, राइट? अब हमें यहाँ पे पता करना है कि वर्क डन कितना हुआ। तो वर्क डन, हॉरिजॉन्टल वर्क डन, नॉर्मल जो वर्क डन होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0 डिग्री, बराबर? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? बॉडी डिस्प्लेस हुई। अरे बराबर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो वर्क डन कितना हुआ? फोर्स कितना है? 25 न्यूटन सर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, cos 0 1, तो कितना आ गया फाइनल आंसर? 125 न्यूटन जूल। अरे सही है, पॉजिटिव साइन आया तो वो इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो सर, अब मजा आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, अलग अलग वर्क डन होता है। ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वाह, ग्रेविटी कहां लग रही है? तो फोर्स बाय वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी द फोर्स बाय ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू उन दोनों के बीच का एंगल, बराबर? सो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी फोर्स बाय ग्रेविटी। सर, फोर्स बाय ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। 10 kg तो नीचे कितना लगेगा बेटा? 100, करेक्ट? अरे बराबर है, 100 न्यूटन। देन फोर्स विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज 5, बट cos कितना है इन दोनों के बीच में? 90। And that's why the work done by gravity here is equals to
समझ बोला ना मैं 90 डिग्री निकाल के तुमने निकाल के दिया, देखो कहाँ गया था, हो सकता है। अभी तो सिर्फ डाउनवर्ड का ही लिया है, अपवर्ड का क्या ले सकते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल ले सकते हैं ना हम। अगर हमने लिया वर्क डन बाय नॉर्मल तो इस बॉडी पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है और वो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, 100 न्यूटन। तो मैं तो बोल सकता हूँ ना फोर्स बाय नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस अगेन 90 डिग्री, नो नीड टू राइट एनीथिंग, इट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना सर, 90 हो गए, 0 हो गए, व्हाट अबाउट 180 फ्रिक्शन। जब मैं इस बॉडी को धक्का लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन, देखो बेटा जब बॉडी को धक्का लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन, तो ये बॉडी इधर फ्रिक्शन फोर्स से डिस्प्लेस, फ्रिक्शन फोर्स से इस फोर्स को कम भी तो करेगी, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाउ मच, 0.1। तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू इनटू एन। तो सर पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, या फिर लिख देते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है सबको, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos 180, क्योंकि ये दोनों अब कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, बराबर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगने के कारण दैट फ्रिक्शन इज न्यू, न्यू मतलब 0.1, n मतलब इसको बैलेंस कर रहा है 100 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट 5 और cos 180 माइनस। सो फाइनल आंसर सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 into 5 कितना, माइनस 50 ना, जूल। So this is the work done by friction, that is equal minus 50। तो ये सब चीजें आपको पूछेंगे पर्टिकुलरली एक एक सिचुएशन के साथ, इसके अलावा भी अगर कुछ होगी तो वो भी आ जाएगी, ठीक है, यस। कुछ डाउट है, यहाँ पे जो हमने लिया ये सब इसी के बदौलत लिया है, और ये अगर समझ में आ गया तो ये कर सकते हैं, और ये आसानी से समझने के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि हमने एनालॉग को बहुत अच्छे तरीके से किया, ठीक है। कोई डाउट है नहीं, छापो, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं।